अगर आप एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं या आपके घर में कोई रिटायर्ड है या आप भी सर्विस में हैं और रिटायर होने वाले हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं एक ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होती और जो पता होती है तो उन्हें पूरी तरीके से समझ में नहीं आता। बैंक पेंशनर्स को जो बेसिक से एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, डीआरएनएस रिलीफ, वो कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले एक बेसिक चीज़ क्लियर करते हैं। जो लोग अभी सर्विस में हैं, सर्विंग एम्प्लॉय, उन्हें मिलता है डीए, डियरनेस अलाउंस। जो लोग रिटायर हो चुके हैं पेंशनर्स, उन्हें मिलता है डीआर, डियरनेस रिलीफ। नाम अलग है लेकिन कंसेप्ट सेम ही है। दोनों का काम एक ही है, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। सर्विंग एम्प्लॉयज का डीए लगता है बेसिक स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस पे, यानी एक बड़ा बेस क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो पेंशनर्स का डीआर लगता है, सिर्फ उनकी बेसिक पेंशन पे लगता है। और ध्यान रहे, जो उनकी बेसिक पेंशन कैलकुलेट होती है, वो उनके रिटायरमेंट से 10 महीने पहले की जो एवरेज है, उनका बेसिक होता है, वो लिया जाता है, उसका 50% उन्हें मिलता है। यानी एक छोटे बेस पे ये सारी कैलकुलेशन होती है। रेट सेम हो सकता है लेकिन बेस कम होने की वजह से एक्चुअल जो नेट अमाउंट में डिफरेंस आता है, वो अच्छा खासा होता है। अब आते हैं एक चीज पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। अलग-अलग पेंशनर्स को अलग-अलग डीआर परसेंटेज क्यों मिलती है? किसी को 132% मिल रही है, किसी को 59% मिल रहा है, किसी को 25% मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है, आईबीए ने पेंशनर को 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 8 कैटेगरीज़ में इनका डिवीजन किया हुआ है, यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक। और ये कैटेगरीज़ डिपेंड करती हैं सिर्फ एक चीज़ पर, आप रिटायर कब हुए। जितने पुरानी आपकी रिटायरमेंट है, उतना ही आपका जो डीआर परसेंटेज है, देखने में बड़ा हो सकता है। लेकिन ये कन्फ्यूजिंग लगता है तो इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसा हमने कल की वीडियो में बताया था कि हम इसके लिए कैलकुलेटर लेके आने वाले हैं, तो हमने इनसाइटफुल एक्स पे इसका कैलकुलेटर रिलीज़ कर दिया है। आपको क्या करना है, सिंपली इस वेबसाइट को खोलना है, टूल्स पे जाना है और डीए-डीआर कैलकुलेटर बैंक पेंशनर्स पे क्लिक करना है। आपके सामने ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप एग्जांपल से देख सकते हैं। इस कैलकुलेटर में 2 पार्ट हमने किए हुए हैं, जिसमें हर 6 महीने बाद जो आपका डीए बैंक पेंशनर्स को मिलता है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है। और एक पेंशन गैप भी हमने बनाया हुआ है कि सारी पेंशन की कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों पेंशनर्स जभी भी बात होती है, तो इस बारे में बात करते हैं कि बैंक पेंशन का अपडेशन होना चाहिए। और आईबीए हमेशा बोलता है कि बैंक पेंशन को रिवाइज़ करना चाहिए। तो बैंक पेंशन अपडेशन में और बैंक पेंशन रिवीजन में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि डीआर परसेंटेज जो है वो डिफरेंट लगता है, ज़्यादा लगता है जो लोग पहले रिटायर हुए हैं, और जो लोग रिसेंट में रिटायर हुए हैं, उनका वो डीआर रेट जो है वो कम देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है कि जब मैंने शुरू में बताया वीडियो के, जब आप रिटायर होते हैं तो उस समय की आपकी 10 महीने की एवरेज बेसिक के हिसाब से आपका बेसिक पे तय किया जाता है, जो 50% आपको मिलता है। यानी जितनी पुरानी रिटायरमेंट है एक एम्प्लॉयी की, उसका बेसिक पे उतना ही कम होने वाला है यहाँ पर। हमने सारी 10th बाइपोटेट, 11th और 12th तीनों को कंसीडर करके यहाँ पे कैलकुलेटर में लिया हुआ है, क्योंकि जो लोग 2012 में रिटायर हुए होंगे, यानी उनकी एज आज के टाइम में लगभग 74 ईयर रहने वाली है। तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि मैं 86 में जो रिटायर हुआ है, जो 90 में रिटायर हुआ है, उसके लिए कोई यहाँ पे मैं अलग से कॉलम ऐड करूँ। तो जितना कम आपका बेसिक है, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको डीए रेट देने की आवश्यकता है, सो दैट आपकी सैलरी जो है आज को मैच कर पाए। और यहीं से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, यहीं से सारी अपडेशन की डिमांड होती है। धीरे-धीरे जब हम सारी कैलकुलेशन समझेंगे, तो हमारे को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो ये डिमांड है क्यों लॉजिकल है, ये डिमांड क्यों जायज़ है। लेकिन उससे पहले ये एक एक्स ग्रेशिया नाम का कंपोनेंट है, इसको आप समझ लेते हैं हम। पेंशनर बहुत सारे सालों से माँग कर रहे हैं कि पेंशन अपडेट की जाए। केस सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली अभी चल रहा है, तो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में आईबीए ने कहा कि ठीक है, कोर्ट केस के बगैर, यानी बिना उसके प्रेजुडिस के, हम कुछ एक्स्ट्रा आप पेंशनर्स को दे देते हैं। इसको उन्होंने बोल दिया एक्स ग्रेशिया। लेकिन आईबीए ने सेटलमेंट डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा है कि ये एक्स ग्रेशिया पेंशन अपडेशन नहीं है। इसको पेंशन अपडेशन ना समझा जाए, ये एक टेम्परेरी जेस्चर है। कोर्ट में भी आईबीए का स्टैंड यही है कि पेंशन अपडेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहीं न कहीं आपको आयरॉनिक भी दिखेगा। एक तरफ आपने एक्स ग्रेशिया दे दिया और दूसरी साइड आपने पेंशन को अपोज़ कर दिया, अपडेशन को अपोज़ कर दिया। पुराने पेंशनर यानी पार्ट 6 और पार्ट 7, यानी यहाँ तक, यानी फर्स्ट टू पार्ट नंबर 7 तक के जितने भी पेंशनर्स हैं, उनको जो डीआर मिलता है, डियरनेस रिलीफ मिलता है, वो ओल्ड सीपीआई के बेसिस पे मिलता है। यानी जो नए सीपीआई की वैल्यूज़ आती हैं, जो लेबर ब्यूरो रिलीज़ करता है, जैसे हमने कल की वीडियो में भी देखा, लेबर ब्यूरो ने अपना नया सीपीआई इंडेक्स में अभी मई की तो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वैल्यू 150.80 आई थी। वो सारी वैल्यूज़ 2016 के बेस सीरीज़ में होती हैं।
यानी जब हमें करंट ईयर में जो रिटायर हुए यानी 2022 के बाद जो रिटायर हुए बाइपर्टाइट सेटलमेंट आने के बाद यानी 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद जो लोग रिटायर हुए, उनका जो बेसिक डिसाइड होता है यानी डियरनेस अलाउंस यानी डीए जो डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है आपका जो ऑनगोइंग होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? आप एम्प्लॉइज़ जानते हैं कि आपका हर 3 महीने में डीए रिवाइज़ हो रहा है। अभी रिसेंट चेंज हमने देखा हमारा डीए अभी जस्ट रिवाइज़ हुआ था, जो मई से एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद हमारे को जो डीए मिलने वाला है वो अगस्त से मिलेगा। लेकिन ये जो मई में रिवीजन है ये पेंशनर्स को नहीं मिलता। इनका रिवीजन अगस्त में होता है और फरवरी में होता है। यानी अभी इनका ऑनगोइंग जो डीए है वो 25% है और ये जो है अभी ये रिवाइज़ होता है अगर तो ये बैंक एम्प्लॉइज़ की लाइन्स पर ही रिवाइज़ होगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है सिर्फ़ 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए। उससे पहले जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको क्या करना पड़ता है कि एक्जिस्टिंग सीरीज़ को कन्वर्ट करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करके 2.8 से 4.63 से और 4.93 से। कन्फ्यूजन हो सकता है इन सारी वैल्यूज़ का इसीलिए हमने अपने कैलकुलेटर में इसको ईज़िली यहाँ पे दे दिया है। अगर आप 10th बाइपर्टाइट और 11th बाइपर्टाइट के समय में रिटायर हुए हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बस लेबर ब्यूरो की साइट से डेटा लेना है और उसको आपने इन फिगर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो सीपीआई इंडेक्स कन्वर्टेड है, वो आपको मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक यहाँ पे 11th बाइपर्टाइट का हम लेके समझ भी लेते हैं कि जो 149.90 वैल्यू आई थी, वो अप्रॉक्सिमेटली 9854 में कन्वर्ट हो जाएगी। मई में 150.80 वैल्यू आई थी यानी 9913 वो वैल्यू हो जाएगी। जून में एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 151.50 हमारा बढ़ता है यानी 9959 ये वैल्यू हो जाएगी। लास्ट डीए कितना था? आपको ऑलरेडी पता है लास्ट जो वैल्यू आई थी सीपीआई की वो आपकी सीपीआई एवरेज 9731.50 आया था। और अभी जो हमने 3 वैल्यूज़ ले ली उसके हिसाब से जो हमारा निकल के आएगा एवरेज वो 9908.67 आएगा अगर हम ये सारी वैल्यूज़ को अज़्यूम करते हैं। तो आपका डीए बढ़ता कितना है स्लैब वाइज़ यानी बाकी जितने भी लोग हैं जो 10th बाइपर्टाइट के हैं, 9th के हैं, 11th के हैं, उनको कितना डीए मिलेगा? तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू में से हर बार का आपको बेस वैल्यू बाइपर्टाइट का से डिवाइड कर लेना है 4 से। यानी अभी के केस में जैसे हमारी जो वैल्यू आई है 889 आई है और आपको याद होगा जब बाइपर्टाइट 11th साइन हुआ था तो उस समय डीए आपको 1% नहीं मिलता था। यानी जो अभी डीए है सेम अगर मेरा 1 पॉइंट बढ़ता है तो मेरा नेट जो इफ़ेक्ट मतलब यानी सीपीआई मेरा अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो मेरे डीए पे भी 1 का इम्पैक्ट आता है लेकिन पहले 0.7 का आता था। तो यानी जो वैल्यू 59.08 थी 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट एम्प्लॉयी के लिए वो अब बढ़ के 62.23% हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 44 स्लैब्स का आपको राइज़ देखने को मिलेगा। फिर इसके कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होते हैं, तो उन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि 10th बाइपर्टाइट में आपका जो डीआर है 4.40% बढ़ेगा और उसके बाद जो 11th बाइपर्टाइट है उसमें 3.08 बढ़ेगा। आप ये पिछले कंपैरिज़न से समझ भी जाएँगे कि जितना पुराना आपका डीए होगा उतना परसेंटेज आपका हाई होगा और जितना आप लेट रिटायर हुए हैं, आपका डियरनेस रिलीफ जो है उसकी वैल्यू कम आने वाली है। आते हैं उस कंपैरिज़न पे जो मैंने पहले बोला था, जो सोचने वाली बात है। मैं आपको 3 ऑफिसर्स दिखाता हूँ। तीनों स्केल 1 के, तीनों स्टेज 10 पे रिटायर हुए हैं। तीनों ने सेम काम किया, सेम बैंक, सेम ईयर, सब कुछ ही सेम है, लेकिन उनकी पेंशन में डिफरेंस आता है। और यही है सारी बोन ऑफ कंटेंशन जिसके लिए सारी की सारी डिमांड होती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं किसी स्टेज 12 पे जाता हूँ और स्टेज 12 पे जाकर के मैं उन ऑफिसर की सैलरी कंपेयर करता हूँ। तो आपको ये आइडिया होगा कि जब जो 10th में रिटायर हुए होंगे, उनका बेसिक कम होगा, जो 11th में हुए हैं, उनका बेसिक ज़्यादा होगा और जो 12th में हुए हैं, उनका बेसिक ज़्यादा होगा। भले ही वो किसी भी स्केल पे रिटायर हुए हों। तो अभी के एग्ज़ाम्पल में मैं मान लेता हूँ कोई स्केल 3 है और स्केल 3 में वो क्या होता है 5th स्टेज से रिटायर हुआ। तो तीनों का बेसिक पे आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इवन 49,000 का डिफरेंस है, अगर मैं 10th और 12th को कंपेयर करूँ तो। 50% जब हम इस वैल्यू का लेंगे तो ये डिफरेंस जो है 24,000 के आसपास आ जाएगा। और इसको कंपनसेट करने के लिए इस बेसिक के डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए डीआर रेट्स दिए जाते हैं। तो डीआर रेट्स जो हैं इधर हायर साइड में हैं और इधर जो हैं कम होते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो डीआर अमाउंट है इधर ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली और इधर कम आता जाएगा। लेकिन स्टिल सब कुछ आप एक्स ग्रेशिया भी जोड़ लोगे और सारी वैल्यूज़ को जोड़ लोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर स्केल 3 का कोई सेम ऑफिसर है और वो रिटायर होता है तो उसकी जो पेंशन है यहाँ पे 4000 का डिफरेंस उसकी पेंशन में आ रहा है। लेकिन मान के चलो यहीं पे वो अगर जीएम होते या फिर हायर स्केल के एम्प्लॉयी होते और वो रिटायर होते यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंस है 7 से 8,000 हो जा रहा है। यानी सेम जॉब करने के बाद एक जीएम रिटायर हुए हैं 2013 में और एक जीएम रिटायर हुए हैं मान लो 2023 में, तो उनकी सैलरी में 7,526 का डिफरेंस आ गया है, जो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आरबीआई के केस में पेंशन अपडेट करी जा चुकी है, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज़ के केस में अभी पेंशन को अपडेट किया नहीं है।
यही है पेंशन अपडेशन का पूरा इशू। डिमांड ये है कि पुराने रिटायरीज की बेसिक पेंशन भी करंट पे स्केल के बेसिस पे रिवाइज की जाए ताकि सेम स्केल, सेम स्टेज के जो रिटायरीज हैं, उन्हें रफली सेम पेंशन मिल सके। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। जैसे आरबीआई पेंशनर्स के लिए हुआ है, सिर्फ बैंक पेंशनर के लिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और ये एक अभी लाइव फाइट है एमसी सिंगला केस जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसमें रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स ने पिटीशन दी है पेंशन अपडेशन डिमांड के साथ। अप्रैल 2026 में जजमेंट इसका रिजर्व हो चुका है। अभी डिसीजन आना बाकी है और एआईबीपीएआरसी जो है आपका ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरी कॉन्फेडरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले काफी सालों से ये डिमांड कैरी कर रही है। 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में भी एक बड़ा इशू सॉल्व हुआ था। जो 2002 से पहले रिटायर हुए लोग हैं, उन्हें 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन नहीं मिला था दशकों तक। मतलब उनका डीए इन्फ्लेशन के साथ फुल्ली बढ़ता नहीं था। ये अक्टूबर 2023 में जाके फिक्स हुआ और 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंडर ये सब सेटलमेंट हुए। 21 साल लग गए ये सब सेटल करने में। एक चीज़ जो 2002 से पहले की थी वो 2023 में जाके फिक्स हुई है। तो अब आप समझ सकते हो कि पेंशनर्स की फाइट कितनी लंबी है और कितनी मुश्किल है। अब एक इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल चीज़ की मैं बात यहाँ करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ्री डियरनेस रिलीफ का कैलकुलेटर बनाया है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाकर के ये मिल जाएगा और इसको एक्सेस करने के लिए आपको अपने ना तो क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत है, ना आपको कोई अलग से इसमें लॉगिन या फ़ी पेमेंट का आवश्यकता है। आप बस साइट पे जाइए और इसको आप यूज़ करिए। ये 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट तक है। अगर बाकी लोग इसको यूज़ करते हैं और इसमें कमेंट करते हैं, तो मैं इसमें आपकी पिछली सारी सेटलमेंट यानी 9th और 8th भी ऐड कर दूँगा, ताकि आपको कैलकुलेशन सारी ईज़िली मिल जाए। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। हमने इसमें बेसिक पे जो है इम्पोर्ट की हुई हैं। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से जाकर के अपना स्केल सिलेक्ट करें और अपनी बेसिक पे आप स्टेज वाइज़ सिलेक्ट करें रिटायरमेंट की। ये आपको आपकी बेसिक परसेंट जो है बेसिक पे आपको दे देगा। फैमिली पेंशन के केस में यही वैल्यू 30% होती है, जो हमने इसमें नहीं ले रखी है। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो वो भी मैं ऐड कर दूँगा। इस कैलकुलेटर की खास बात ये है कि ये आपकी सैलरी तो दिखाता ही है अगर मैं सारी वैल्यूज़ डाल दूँगा। साथ ही साथ ये एक अलग कंपैरिज़न शीट भी खोलता है, जिससे आप कंपेयर कर पाते हैं कि एक्चुअल में पेंशनर की पेंशन में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप अपने रिटायर्ड कोलीग के साथ इसको शेयर कर सकते हो और ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा सकते हो। तो आई होप मैंने एक बड़ा पॉइंट क्लियर किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एमसी सिंगला केस की पूरी जजमेंट और पूरी हिस्टोरिकली पेंशन के लिए बैंक जो एम्प्लॉइज़ हैं बैंक के रिटायर्ड, उनकी स्ट्रगल और टाइमलाइन भी इसमें समझाऊँ और जो बाकी डिस्क्रिमिनेशन है वो भी समझाऊँ, तो मैं एक वीडियो इसके लिए अलग से बना सकता हूँ। जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयी हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि उन्हें ये इश्यू समझना ज़रूरी है। भले ही हमें लगे कि जो करंट एम्प्लॉयी हैं वो लोग एनपीएस में हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एनीवेयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन एवरीवेयर। तो हो सकता है अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपकी कॉज़ में भी पेंशनर्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि जो करंट बैंकिंग के एम्प्लॉयी हैं उनका मेजर इश्यू अभी पेंशन ना लेकर के उनका इश्यू है कि 5 डेज़ बैंकिंग को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा इश्यू है पीएलआई में रिफॉर्म्स किए जाएँ। जो करंट एम्प्लॉयी से जब मैं बात करता हूँ मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, हमारे साथ ईमेल के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो लोग यही बोलते हैं कि हमें पीएलआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी पीएलआई को रिवैम्प कर दो, हमारी पीएलआई को अच्छा कर दो कि 45 डेज़, 60 डेज़ कम से कम ये मिल जाए, तो हमारे को किसी स्केल 4 एंड अबोव की पीएलआई इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज़ सच। तो वो सारे इश्यूज़ भी अगर एड्रेस होंगे तो 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट में हमारे पास एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी होगा अपनी सैलरी को अच्छे से डिमांड करना। बाहर से आपको लग सकता है कि जो सैलरी है वो अच्छी खासी है कंपैरिजन में बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अपनी सैलरी को कंपेयर करेंगे, अपने अलाउंसेस को कंपेयर करेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कितनी ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन पीएसबी एम्प्लॉइज़ को काइंड ऑफ कम सैलरी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर की ही बात करूँ तो एलआईसी में, आरबीआई में या फिर इंश्योरेंस एजेंसी किसी में भी फॉर दैट मैटर, ये सैलरी की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा होती है। और जो लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर कम सीट में वो लोग सिलेक्ट होकर के आते हैं, तो वो ज़्यादा सैलरी डिज़र्व करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप 2 ऑर्गनाइज़ेशंस का प्रॉफिट कंपेयर करेंगे, तो आपको मिलेगा कि जो बैंक में जो प्रॉफिट पोस्ट होता है, वो कहीं ज़्यादा हो रहा है अभी इंश्योरेंस एजेंसीज़ के कंपैरिज़न में। और इंश्योरेंस में एक मेजर रोल
बैंकिंग का ही है क्योंकि बैंकिंग जो है स्टॉक इंश्योरेंस अपना करवाती है, अपने व्हीकल्स हाइपोथेकेट करवाती है, अपनी एसेट्स को जो है मॉर्टगेज एसेट्स को, बिल्डिंग्स को, सबको इंश्योर कराती है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन पे दोनों ऑर्गनाइज़ेशन काम करती हैं, तो हम एक ऑर्गनाइज़ेशन को अपने बेनिफिट के लिए डिफेम नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ये भी हमारे को समझने की ज़रूरत है। तो आई होप ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।